Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का। हम बता देते हैं आपको, हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसका क्रैश कोर्स फिजिक्स का, इसका ये पार्ट 4 है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आज चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति, जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसमें एक टर्म आएगा अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं और उस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। इस क्रैश कोर्स के जरिए आपको बहुत ही कम समय में पूरे सामान्य विज्ञान की जानकारी मिल जाएगी। ये भौतिक विज्ञान खत्म होते ही 2-3 दिनों में हम रासायनिक विज्ञान शुरू कर देंगे, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। तो इस तरीके से हम 10-15 दिन के अंदर पूरी साइंस को कंप्लीट कर देंगे, जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन बेसिक आपको बता देता हूँ। आपको नाम से ही पता लग गया, वृत्तीय गति। एक कोई पार्टिकल होगा, वो किसी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग सर्कुलर पाथ पर घूमता रहेगा। जैसे कोई पार्टिकल है, उसकी जो दूरी है ना, किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और उस दूरी को क्या कहेंगे? रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अभी पार्टिकल पॉइंट 1 पे था, जब यहाँ पहुंचेगा तब भी उसकी दूरी यहाँ से, इस केंद्र से आर ही रहेगी। ये है उस सर्कल का केंद्र। तो इस टाइप वो गति करता जा रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब सर्कुलर पाथ पर घूमता जा रहा है। तो इस टाइप की गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा में गति। वो आपने अच्छे समझ लिया होगा। तो अगर वो आपने अच्छे समझ लिया तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब त्वरण वाला मोशन और त्वरण रहित मोशन। जब मोशन में त्वरण आया था तो गति के 3 समीकरण हम लगाते थे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने वो देख लिया होगा पूरा। और अगर ये त्वरण नहीं है इसमें, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, या वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वो लगाया होगा आपने। वो अच्छे से आप जान गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब सर्कुलर मोशन उसी की तरह है, बस इसमें पार्टिकल जो है गोल गोल घूम रहा है। अब ये समझने की बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आने वाला है, अभिकेंद्र त्वरण, जो कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पहला टॉपिक, यह है कोणीय विस्थापन। वहां पे क्या था? केवल विस्थापन था, या उसको रेखीय विस्थापन भी आप कह सकते हैं ना। जैसे कोई पार्टिकल था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती थी? विस्थापन कहलाती थी। मगर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। मतलब पार्टिकल पहले मैंने मान लिया ए पॉइंट पे था, यहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, ठीक है। थोड़ी देर बाद अब कहाँ पहुंच गया? बी पहुंच गया। तो देखिए, ए से जब बी जा रहा है तो वो एंगल कवर करता जा रहा है। यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा एंगल कवर करता जा रहा है। जब यहाँ पे ए से बी जा रहा था तो दूरी तय कर रहा था, वो विस्थापन था जो इसके बीच की मिनिमम दूरी थी। मगर यहाँ पे कोण कवर कर रहा है, तो ये वाला विस्थापन क्या कहेगा? कोणीय विस्थापन कहेगा। सिंपल सी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है ना। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और थीटा जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियन में लेंगे, डिग्री में नहीं लेंगे, ठीक है। रेडियन में लेंगे, डिग्री में नहीं लेंगे। और रेडियन आपको मालूम होना चाहिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7 रेडियन, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 या 3.14। इसको सॉल्व करोगे तो 180 डिग्री, मतलब यहाँ से अगर यहाँ घूमेगा तो डिग्री में कहते हैं 180 डिग्री, मगर रेडियन में पाई डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन आपको अच्छे समझ में आ गया। अब मैं इसको मात्रक बता देता हूँ। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है रेडियन। क्या है मात्रक इसका? रेडियन। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, हर भौतिक राशि की हम मात्रक पढ़ते जाएंगे, तो मात्रक में बताता रह रहा हूँ। मात्रक क्या है? रेडियन है।
और यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। और इसकी दिशा क्या होती है? याद रखिए, इसकी दिशा होगी ना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। इसकी दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज, इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। ये कैसे दिशा निकालेंगे? आप अपना जो दायां हाथ है उसको एक बार ऐसे उंगलियां फैलाइए। अब उंगलियों को मोड़िए, जो नेचुरल अवस्था में जहां मुड़ रही हैं मुट्ठी बंद कीजिए, ऐसे मोड़िए। तो वो जो आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ रही हैं दाएं हाथ की। तो उसी डायरेक्शन में मोशन भी है। जो अंगूठा दिखा रहा है वो क्या है? कोणीय विस्थापन की दिशा है। इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, इसलिए यह सदिश राशि है। इसलिए यह क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। समझ में आ गया इसमें? अब देखिए, इसमें कोणीय विस्थापन तो हो रहा है, तो एक टाइप ये भी देख सकते हैं, ए से बी, ये वाला कौन सा विस्थापन है? रेखीय विस्थापन भी हो रहा। साथ ही साथ क्या हो रहा? रेखीय विस्थापन भी हो रहा। अब इसका मैं आगे यूज करूंगा। अभी कोणीय विस्थापन आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। मतलब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जो कोण कवर किया उसने वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे विस्थापन पड़ा था, फिर वेग पड़ा था ना, तो यहाँ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ लिया, तो एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा। मतलब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो एंगल कवर किया वो थीटा है, तो यहां से यहां जाने में कुछ समय भी तो लगा होगा। और वेग क्या कहते हैं? वेग बराबर विस्थापन बटा समय कहते हो आप ना। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा? कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन ले लेंगे। वेरी गुड। तो इसको ओमेगा से दर्शाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ओमेगा से दर्शाया जाता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन थीटा अपॉन टी। तो कोणीय विस्थापन बटा समय जो है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये कोणीय वेग हो जाएगा। ये तब होगा आपका जब कोणीय वेग आपका क्या है? नियत है। जब मतलब आपका जो ये पार्टिकल है किसी एक समान चाल से या एक समान वेग से सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। उसकी स्पीड जो है वो लगातार बढ़ती नहीं जा रही है, ना ही लगातार घटती जा रही है, कांस्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे वहां पर वेग बराबर क्या लगाते थे आप? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका मोशन था वो यूनिफॉर्म था। अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं था, क्या लगाते थे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सभी घटनाएं यहाँ भी होंगी, वही सेम टू सेम यहीं भी होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। अभी कोणीय वेग आपने पढ़ा, कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय विस्थापन बटा समय। तो आपने देख लिया, अगर ये चाल क्या उसकी नियत है तो कोणीय विस्थापन बटा समय हो जाएगा, ठीक है। तो होप इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका मात्रक देखेंगे। मात्रक तो बहुत ही सिंपल है। थीटा का मात्रक रेडियन है, समय का सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड। क्योंकि थीटा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो ओमेगा भी क्या होगी? एक सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो होप एंगुलर वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा। अभी जब इसमें त्वरण आ जाए, मतलब इसका जो वेग है तेजी से बढ़ता रहे, इसका तेज लगातार बढ़ता रहे, तब क्या करेंगे? तब हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब देखिए, अब उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण देखिए क्या है कि एक पार्टिकल यहाँ पे है ए पॉइंट पर, उसके बाद कहाँ पहुंच गया? बी पॉइंट पर, मगर उसका वेग जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वेग का परिमाण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका वेग यहाँ पे कोणीय वेग ओमेगा जीरो था, तो यहाँ पे कोणीय वेग कितना हो गया? ओमेगा हो गया, ठीक है। ओमेगा जीरो से ये प्रारंभिक कोणीय वेग है, ये अंतिम कोणीय वेग है। और यहाँ से यहाँ जाने में उसको समय कितना लगा? टी लगा। और उसने कोण कितना कवर किया? थीटा कोण कवर किया यहाँ पे। तो इसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इसमें कोणीय त्वरण आ गया है। अब कोणीय त्वरण को हम अल्फा से दिखाते हैं। वहां ए से क्या दिखाते थे हम? त्वरण को दिखाते थे, मतलब रेखीय त्वरण को। यहाँ पे कोणीय त्वरण को अल्फा से दिखाएंगे। तो कोणीय त्वरण वही होगा, जैसे वहां पे त्वरण बराबर क्या था? वेग में परिवर्तन की दर को, तो यहाँ कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को। तो मतलब फाइनल वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो। तो ये इधर जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। तो ये क्या हो गया? वो जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, वही सब सेम बात यहाँ आ गई है, ठीक है। और देखिए,
तो वहां पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। तो यहाँ पे विस्थापन या दूरी था वहां पे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा इसकी जगह आएगा ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर, वैसे ही आएगा सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, हमें प्रूफ करने कोई पूछेगा नहीं, मगर हमने वो पहले वाला प्रूफ कर दिया है, तो उसी बदौलत ये भी लिख सकते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो यही तीनों फॉर्मूले ये वृत्तीय गति में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना अच्छे से आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहले कोणीय वेग में हमने आपको केवल कोणीय विस्थापन या कोणीय वेग के बारे में बताया ना, मगर सोचिए एक पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे वो पार्टिकल पहुंच जा रहा है, ए से बी तक पहुंच जा रहा है, तो वो रेखीय गति भी तो कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाके रेखीय गति भी कर रहा है और कोणीय गति भी कर रहा है। कोणीय वेग में कोणीय भी चाल चल रहा है और रेखीय गति भी कर रहा है। तो हमने केवल कोण वाली बात की है, मतलब कोणीय विस्थापन में कोणीय वेग बताया है। जो रेखीय चाल चल रहा है उसका तो बारे में हमने जिक्र नहीं किया। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग दोनों है, तो दोनों में यहाँ पे संबंध भी होंगे, दोनों में क्या होंगे, संबंध भी होंगे। उसके लिए हम चलते हैं कोणीय विस्थापन के पास। देखिए ये है आपका कोणीय विस्थापन, ये थीटा आपका विस्थापन तो हुआ है, मगर देखिए जब यहाँ से यहाँ गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो उसने कुछ दूरी भी तो तय की है, तो दूरी को मैंने मान लिया डी। इस दूरी को क्या मान लिया, डी। अब हम जानते हैं कि ये त्रिज्या है, और एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जिसे नहीं मालूम तो लिख लीजिए। कोण बराबर जो होता है, पहली क्लास में बताया था, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या मतलब आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या है, ये वाली जो है लेंथ आर्क कहलाएगी, चाप कहलाएगी, और ये रेडियस और ये एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क मतलब डी अपॉन ये कितना हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा। तो थीटा और डी में ये रिलेशन है, कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में ये संबंध है, इतना। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है वो निकाल लेंगे। तो ये याद रखिए, थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर। अगर मैं दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दूं, तो थीटा बाई टी इज इक्वल टू डी बाई टी इंटू वन बाई आर, तो पहले से ही है। मतलब टी क्या है, यहां से यहां जाने में समय कितना लगा, टी। तो थीटा बाई टी क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। और वैसे ही विस्थापन बटा समय, वही तो विस्थापन हुआ ए से बी, विस्थापन बटा समय ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोणीय वेग सॉरी रेखीय वेग, ये अपॉन आर हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये रेखीय गति भी कर रही है, ऐसे जा रहा स्पर्श रेखीय गति भी कर रही है, और एक कोणीय गति भी कर रही है, मतलब वृत्तीय गति भी कर रही है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों में ये रिलेशन होता है। ठीक, तो वैसे ही अल्फा और ए में भी रिलेशन होता होगा, अल्फा और ए में भी रिलेशन है, हाँ बिल्कुल रिलेशन है। देखिए कैसे, अभी हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आपने बता ही दिया। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा v, मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा भी तो कर सकता हूँ। वेलोसिटी में चेंज इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा में चेंज, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ t से अगर डिवाइड कर दूं, t से डिवाइड कर दूं, तो v अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है, को रेखीय त्वरण होता है। और डेल्टा ओमेगा बाई टी क्या होता है, कोणीय त्वरण। तो अल्फा इंटू आर, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा होता है। वैसे v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। ठीक है, इतना आपको कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, और मैं जानता हूं ये। तो ये आप जानते हैं, कोणीय त्वरण को याद रखिए। कोणीय त्वरण ये क्यों आया था, कोणीय त्वरण, क्योंकि जो है ये जो पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब ए आ गया, अल्फा इसलिए आया क्योंकि ए आ चुका है। ठीक है, अरे भैया जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब v बढ़ता जा रहा है। अगर v बढ़ता जा रहा है तो हम क्या कहते थे पहले, कि वो त्वरित गति कर रहा है, मतलब उसके अंदर त्वरण आ चुका है। अगर a इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब हर सेकंड में उसका वेग इतना बढ़ेगा।
अगर ये वेग बढ़ता जा रहा है तो कोणीय वेग भी तो उस पर डिपेंड कर रहा है। ये तेजी से जितना घूमेगा उतना ये भी तेजी से कोण घूमेगा, तो कोणीय वेग भी घूमेगा। और आप जान ही सकते हैं क्योंकि v इजिकल टू आर ओमेगा है, r तो इसका रेडियस कांस्टेंट रहेगा। अगर v बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ेगा, v बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ेगा। तो इसलिए अगर a है तो अल्फा तो होगा ही होगा, अगर इसमें त्वरण है तो अल्फा तो होगा होगा। मगर हमें ये जानना है कोणीय त्वरण आया क्यों। कोणीय त्वरण आया क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी में जो उसका परिमाण है वो चेंज हो रहा है। जैसे v इजिकल टू 10 है, यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए ये वाला कोणीय त्वरण आया है। या ये वाला रेखीय त्वरण का क्यों आया है? रेखीय त्वरण इसलिए आया है सर्कुलर पाथ पे जब उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, मगर ये ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। अगर नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू चलते रहिए। अभी एक और टॉपिक बता रहे हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण को मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभिकेंद्र त्वरण जैसे कोई पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v थी, v इजिकल टू 10 मीटर थी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। ठीक है। अब देखिए इसका वेग बढ़ रहा है, तो वेग बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो गया? त्वरण आ गया है, रेखीय त्वरण आ गया है। ये जो त्वरण था a का वैल्यू अभी बताया था हमने ना, वो रेखीय त्वरण था। पता लग गया ना आपको? ये क्या है? रेखीय त्वरण। क्या? स्पर्श रेखीय त्वरण था। अभी अभिकेंद्रीय त्वरण की बात कर रहे हैं हम। अब अभिकेंद्र त्वरण क्या है? अब देखिए, अगर दूसरे केस में देखूं, ये एक सर्कल है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v है, v 10 मीटर है प्रति सेकंड है वेलोसिटी, और यहाँ पे भी वेलोसिटी उसकी 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो मतलब वेलोसिटी पार्टिकल की चेंज नहीं हो रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। मगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये इधर था, अब ये इधर हो गया। और हम जानते हैं वेलोसिटी एक सदिश राशि है, तो वेलोसिटी सदिश राशि होने के कारण उसका परिमाण तो नियत है, मगर उसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है। तो किसी भी सदिश राशि में क्या होता है? सदिश राशि में यही तो होता है, परिमाण होता है और डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो भैया कांस्टेंट है यहाँ पे 10-10, मगर डायरेक्शन तो परिवर्तन हो रहा, तो इसका मतलब उस सदिश राशि में परिवर्तन होगा। तो उस सदिश राशि में परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। भले उसके मैग्नीट्यूड में नहीं परिवर्तन हो रहा, मगर ओवरऑल वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, बताया था, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यस। अब देखिए इसका, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ पे किसी ने इसको खींच लिया इधर, तो ये इधर हो गया, इसकी डायरेक्शन ये होगी। फिर सेंटर की ओर फोर्स लग गया तो ये हो जाएगा। तो उस सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है ये कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्र बल। तो उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या है? कि उस पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है उसकी डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसके पहले जो आपका रेखीय त्वरण ए था या अल्फा था कोणीय त्वरण, वो क्यों उत्पन्न हुआ था? इसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन के कारण 10 था फिर 20 हो गया। इसके बढ़ने के कारण जो ये ए और अल्फा आया था, जबकि इसकी डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण कौन सा त्वरण आया? अभिकेंद्र त्वरण आया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर कोई पार्टिकल एक समान सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, मतलब उसका जो वो है मैग्नीट्यूड 10 है, तो 10 है, 10 है, 10, हर जगह 10 है, तो क्या उसके पास कोई ना कोई त्वरण होगा? तो ये क्वेश्चन अनगिनत बार आया हुआ एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। यस, उसके पास त्वरण तो होगा ही होगा। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसके पास त्वरण तो किसी भी कीमत पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो परिवर्तित हो रही है, डायरेक्शन जो है
वो चेंज हो रही है, इसलिए उसके पास त्वरण तो होगा ही होगा। मिनिमम अभिकेंद्र त्वरण तो होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो किसी भी कीमत पे चेंज होनी है। अगर अभिकेंद्र त्वरण नहीं है तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ पर नहीं घूम रहा है। अगर अभिकेंद्र त्वरण है तो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो अभिकेंद्र त्वरण है। अब एक त्वरण ये भी आ सकता है, ए या अल्फा भी आ सकता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड ही करते हैं ना। ए है तो अल्फा रहेगा ही। ए या अल्फा क्यों रहेगा? क्योंकि जब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा तो मंदन आ जाएगा, वही हिसाब है। अगर इसमें परिवर्तन होगा तो ये दोनों आ जाएंगे रेखीय वाले। अगर इसका डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना, तो अभिकेंद्र त्वरण तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसके पास, चाहे उसका वेलोसिटी कांस्टेंट ही क्यों ना हो, उसका मैग्नीट्यूड जो मर्जी हो, एक समान हो चाहे असमान हो, उस पे एक्सेलरेशन तो रहता ही रहता है। तो ये गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभी जब इसके बाद एक बल का चैप्टर आएगा उसमें उसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है ना कि F फिजिकल टू एम इंटू ए। अगर m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर a त्वरण लग रहा है तो उस पर बल लगता ही लगता है। ठीक है, अब कोई सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है तो उसके पास द्रव्यमान तो होगा ही होगा। अब द्रव्यमान m है और केंद्र की तरफ उस पे बल लग रहा है, केंद्र की तरफ त्वरण लग रहा है। कौन सा त्वरण है? अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण केंद्र की ओर है तो बल भी लगेगा, तो F फिजिकल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ए सी। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्र त्वरण या अभिकेंद्र बल, ये अभिकेंद्र त्वरण या अभिकेंद्र बल दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेंटर की ओर होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अभिकेंद्र बल कहलाता है। ठीक है, ये आपको जानना है कि अभिकेंद्र त्वरण या अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है वो सेंटर की ओर होती है। अब ये त्वरण है या ये त्वरण, दोनों का मात्रक वही होता है। मात्रक क्या होता है? वही होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। होप आपको अभिकेंद्र त्वरण जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए कोणीय वेग में हमने आपको बताया था ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा बाई टी होता है। अब थीटा क्या है? अगर बोला जाए इस पार्टिकल ने n चक्कर लगा दिए, n बार चक्कर लगा दिए हैं। कितनी बार चक्कर लगाए हैं? n बार चक्कर लगाए हैं। मतलब एक बार चक्कर लगाएगा तो बताइए कितना एंगल घूमेगा? 360 ना। 360 मतलब 2 पाई। अगर n बार चक्कर लगाएगा तो 2 पाई n कोण नहीं घूमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई n। अगर बोला जाए कि उसने क्या है, n बार चक्कर लगाए, अरे भाई एक बार चक्कर लगाएगा तो 2 पाई एंगल घूमेगा, 2 पाई रेडियन। अगर 2 बार चक्कर लगाएगा तो 4 पाई, 3 बार चक्कर लगाएगा तो 2 पाई इंटू 3, ये 2 पाई इंटू 2। वही n बार चक्कर लगाएगा तो 2 पाई इंटू n हो जाएगा। ठीक है, यही है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n अपॉन टी हो जाएगा ये। और हमने आपको बता ही दिया v इज इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये n की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दिया, 2 पाई आर n अपॉन टी। अगर वो बोला जाए कि एक सेकंड में उसने n चक्कर लगाए हैं तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर n, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब यूज करेंगे? अगर बोला जाए कि पर सेकंड ये पार्टिकल जो है 100 चक्कर लगाता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 100 पर सेकंड। तो t की वैल्यू 1 है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 100, और रेडियस दिया जाएगा 5 या 6 कुछ भी दिया जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो होप आपको ये वृत्तीय गति अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसको मैं अगले वीडियो में जिक्र कर दूंगा। और पैरेलल में जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं पिछले साल वाले, वो आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ कंसेप्ट सीखिए, वहां पे आप देखिए कौन से क्वेश्चन आए थे, आपको अच्छे समझ में आता जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताया कीजिए हमें वीडियो अच्छा लग रहा है। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्हें देखना आपके लिए जरूरी है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, और शेयर जरूर करके जाइएगा। नमस्कार।